हे गाइस, दिस इज पीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू द लास्ट एपिसोड ऑफ न्यू एवेंजर्स इल्यूमिनाटी। और आज के इस एपिसोड में हम जो है सीक्रेट इन्वेजन का टॉपिक देखने वाले हैं। मतलब आपको पता होगा कि न्यू एवेंजर्स और माइटी एवेंजर्स की सीरीज में हमने जो देखा है, आपको ये बात कंफर्म हो गई होगी कि अब हम सीक्रेट इन्वेजन के एरा में घुस चुके हैं। तो बेसिकली इस इल्यूमिनाटी के इशू को मुझे इतने टाइम तक डिले करने की वजह यही थी कि इससे पहले की स्टोरी आपको पता चल जाए, जो कि न्यू एवेंजर्स और माइटी एवेंजर्स के कॉमिक्स में थी। अब हम उसके आगे से चेक करेंगे कि किस तरह से इल्यूमिनाटी को पता चला है कि सीक्रेट इन्वेजन का प्लॉट जो है वो मार्वल यूनिवर्स के अंदर शुरू हो चुका है। मतलब स्क्रल के लोगों ने अर्थ को इन्वेड करना शुरू कर दिया है और अब इल्यूमिनाटी जो है इसके लिए अपने तौर से क्या कदम उठाती है। तो गाइज ये कॉमिक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है, तो मैं आपको यही कहूँगा और इस पूरे एपिसोड को गौर से सुनिएगा और देखिएगा मेरे साथ। सो गाइज चलिए इस ऑसम कॉमिक को आज शुरू करते हैं। तो गाइज मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता चलूँ, जो हमने इल्यूमिनाटी का यानी इसी सीरीज़ का पहला एपिसोड जो देखा था, उसके अंदर आपको याद होगा कि आयरन मैन जो है यानी इल्यूमिनाटी जो है पूरी टीम जाती है स्क्रल के होम वर्ल्ड के ऊपर और वहाँ पे सीधा जाके स्क्रल का जो एम्पायर का किंग होता है उसको धमकी दे देते हैं कि हम जो है अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे इस तरह के इन्वेजन्स अर्थ के खिलाफ। लेकिन हमें पता है कि वो जो उनकी धमकी है वो उतनी ज़्यादा अच्छी जाती नहीं है जिस तरह उन्होंने प्लान करी थी, और बल्कि स्क्रल के लोग उल्टा उनको कैप्चर कर लेते हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी करते हैं, लेकिन वो वहाँ से कैसे तैसे भी करके निकल जाते हैं। लेकिन आपको वो बात याद होगी कि वहाँ का जो किंग था उसने ये बात कही थी कि जो चीज़ें हमें उनसे हासिल हुई हैं उसके लिए हमने जो आज खोया है वो वर्थ रखता है। तो ये बेसिकली जो है ये प्लॉट 30-25 साल से चल रहा था मार्वल कॉमिक्स के अंदर कि स्क्रल के लोग इतने टाइम से प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरह वो अर्थ के ऊपर इन्वेजन अब नेक्स्ट करेंगे। तो बेसिकली इसीलिए उन्होंने जो है सीक्रेट इन्वेजन यानी वो अर्थ के हीरोज़ के अंदर ही घुल मिल गए हैं, और ताकि किसी को पता ना चल सके कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और आज इसी से रिलेटेड हम ये स्टोरी को देखने वाले हैं। हम देखते हैं कि एक खाली जगह होती है जहाँ पे आयरन मैन बैठा होता है एक प्लास्टिक बैग के साथ, और वहीं पे आयरन मैन का आर्मर डिटेक्ट करता है कि यहाँ पे जो है डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज का एस्ट्रल प्रोजेक्शन डिटेक्ट हुई है। आइडेंटिटी कंफर्म डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज, ऑपरेशन सॉर्सरर सुप्रीम। तो वहीं पे आयरन मैन बोलता है कि डॉक्टर, तो डॉक्टर स्ट्रेंज आते हैं और बोलते हैं कि ये बॉडी किसकी है। तो आयरन मैन बोलता है कि मुझे नहीं लगता था कि तुम यहाँ पे आज आने वाले हो, क्योंकि हमें पता है बेसिकली इस वक्त जो है डॉक्टर स्ट्रेंज न्यू एवेंजर्स और माइटी एवेंजर्स के साथ थे, ये बात आपको याद होगी। लेकिन हमें पता है कि हमने देखा था कि न्यू एवेंजर्स के एक एपिसोड के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज आखिर में उन लोग को छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है और मुझे जाना है, और वो नहीं बताते कि वो कहाँ जा रहे हैं, किसी को भी नहीं बताते। तो बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज आयरन मैन के पास ही आ रहे होते हैं, और डॉक्टर स्ट्रेंज अब बताते हैं और बोलते हैं कि जो भी कुछ हुआ हल्क के साथ और जो सिविल वॉर हुई उसके बाद मुझे नहीं लगता था कि तुम कभी भी इस मीटिंग को दोबारा बुलाओगे। आयरन बोलता है कि हाँ, लेकिन देख लो आज हम फिर यहाँ पे मौजूद हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि क्यूरियोसिटी वो मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है कि तुमने आज यहाँ पे हमें बुलाया, तो क्यों बुलाया। तो आयरन मैन मुड़ते हुए बोलता है कि हाँ वो तो मुझे नज़र आ ही रहा है तुम सब के लिए। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि वेल मैं जो हूँ एस्ट्रल प्लेन के ज़रिए आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता था हमारे लिए यही अच्छा है कि हमारे बीच एक बैरियर बना रहे, जो कुछ भी हमारे साथ चल रहा है वो तो तुम्हें पता ही है ना, लेकिन ये है कौन मुझे तुम बताओगे। तो आयरन मैन बोलता है कि हमें बाकियों का आने का इंतज़ार करना चाहिए। तो वहीं पे आयरन मैन बैठा हुआ होता है और डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि बाकी सब कैसे हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि बाकी सब कौन। तो आयरन बोलता है कि तुम्हारे एवेंजर्स, और कौन। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि देखो जैसा तुमने एक्सपेक्ट किया बिल्कुल वैसा ही, लेकिन प्लीज़ अब यहाँ पे दोबारा मत शुरू हो जाना कि तुम ये चीज़ें क्यों कर रहे हो, तुम्हें मेरी साइड पे होना चाहिए, मैं ये सब बातों करने के मूड में अभी बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो आयरन बोलता है कि हाँ, और मैं भी इस मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि अब जो है मुझे उन चीज़ों के बारे में चिंता है ही नहीं कि वो किसी की भी साइड हो, क्योंकि अब हमारे सामने जो मसला आ गया है वो हम सबको एक खुद ही कर देगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे ब्लैक बोल्ट भी आता है और ब्लैक बोल्ट पूछने की कोशिश करता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि हम जो हैं बाकियों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ब्लैक बोल्ट देखता है और दोबारा डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलते हैं कि हम इंतज़ार कर रहे हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि इस तरह डॉक्टर रेड रिचर्ड भी आते हैं और नेमोर आता है और पूछता है क्या वो कैप्टन अमेरिका है। तो आयरन बोलता है कि नहीं। तो रेड रिचर्ड बोलते हैं कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। तो आयरन बोलता है कि हम सबको यहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी है, हम सबको यहाँ पे आना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें ये बात बताऊँगा। तो नेमोर बोलता है कि मुझे नहीं लगता था कि तुम ये मीटिंग कभी दोबारा बुलाने वाले हो, क्योंकि पिछली बार जो हम लोगों के बीच हुआ था मुझे लगता था इल्यूमिनाटी ख़त्म हो चुकी है और मेरे पूरे एम्पायर के ऊपर इतना बड़ा खतरा था, तो उस वक्त तुम कहाँ मौजूद थे। तो आयरन बोलता है कि तुम्हें हमें बुला लेना चाहिए था, लेकिन तुमने नहीं बुलाया। तो नेमोर बोलता है कि ओह रियली। तो आयरन बोलता है कि हाँ, और असली सवाल ये है कि तुमने हमें क्यों नहीं बुलाया अपनी मदद के लिए। तो नेमोर बोलता है कि मुझे नहीं लगता था कि मुझे तुम लोगों पे अब भरोसा है, क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि ये जो इल्यूमिनाटी की मीटिंग अब हो रही है ये बेसिकली उस वाले इशू के बाद हो रही है जो सिविल वॉर के अंदर हमने एक इशू देखा था जिसमें सबकी लड़ाई हो जाती है आपस में, और नेमोर और आयरन मैन के बीच में बहुत ज़बरदस्त फड्डा होता है और वहाँ से जो है बेसिकली इल्यूमिनाटी ख़त्म हो जाती है।
तो ये बेसिकली मीटिंग उसके बाद हुई है। मतलब अब एक तरह से इल्यूमिनाटी बिखर चुकी थी, लेकिन आज आयरन मैन ने दोबारा सबको इंसिस्ट करा है दोबारा मिलने के लिए। और वहीं पर हम देखते हैं कि चार्ल्स एक्जेवियर भी आ रहे होते हैं। तो सब पूछते हैं अचानक से कि चार्ल्स तुम्हारी टांगें? तो चार्ल्स बोलते हैं कि हाँ ये एक लंबी कहानी है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि वेल मुबारक हो। तो मैं आपको बताता चलूँ, अब आप पूछेंगे कि चार्ल्स एक्जेवियर यहाँ जिंदा है, जबकि मसाया कॉम्प्लेक्स या मसाया वॉर का जो हमने देखा था वो उसमें मर चुके थे। तो मैं बता दूं कि कॉमिक्स की टाइमलाइंस थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। तो ये चीज़ जो है मसाया वॉर और मसाया कॉम्प्लेक्स वाली स्टोरी से पहले हुई है, सीक्रेट इन्वेजन की जो स्टोरी है। लेकिन वो एक्समैन की स्टोरीज ऐसी हैं जो कि सीक्रेट वॉर से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर रही थी, तो इसलिए मैंने आपके साथ पहले शेयर करी और टाइमलाइन में भी वो पहले आ रही थी। तो बेसिकली इस वक्त जो है चार्ल्स एक्जेवियर, आपको याद होगा हाउस ऑफ एम के बाद जब दोबारा अपीयर हुए थे तो उनकी टांगें सही हो गई थी। तो उसके बाद से इन सब लोगों ने चार्ल्स एक्जेवियर को अब देखा है इस मीटिंग के अंदर, इसलिए वो कह रहे हैं कि ये एक बहुत लंबी कहानी है। लेकिन आप लोगों को पता है कि ये लंबी कहानी क्या है, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल को शुरू से फॉलो कर रहे हैं। तो नेमोर बोलता है कि चलो बस ठीक है, अब तो सब लोग आ गए ना, बताओ कि आखिरकार ये है कौन। आयरन मैन बोलता है कि वेल इस चीज़ को मेरे पास लाया गया था, और अगर इस चीज़ के ऊपर मैंने इतना सोचा, इतना ध्यान दिया है, तो मुझे लगता है कि आज की जो वजह है वो वाकई में वर्थ रखती है कि आज हम लोग एक बार फिर मिलें। क्योंकि हम देखते हैं कि बेसिकली इस प्लास्टिक बैग के अंदर वही बॉडी होती है इलेक्ट्रा की, जो कि स्पाइडर वुमन ने आयरन मैन को लाके दी थी। अब आप लोग को बातें कनेक्ट होती हुई नज़र आ रही होंगी। जेसिका ड्रू जो है इस स्क्रल की बॉडी को मेरे पास लेकर आई थी। द न्यू एवेंजर्स को ये बॉडी जापान के अंदर मिली थी। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं भी वहीं पे था उस वक्त। और आयरन बोलता है कि हाँ लेकिन तुम इस बॉडी को मेरे पास नहीं लाने वाले थे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि हाँ क्योंकि मेरे ग्रुप के अंदर कोई भी इस बात से राज़ी नहीं था कि ये बॉडी हमें तुम्हारे पास ले जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जो रीसेंट बिहेवियर था उसके मुताबिक सबको ये लग रहा था कि तुम खुद ही एक स्क्रल हो। तो रीड टीचर बोलते हैं कि आखिरकार से ये पहना क्या हुआ है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि वो जो है इलेक्ट्रा को पोस्ट कर रही थी। तो रीड टीचर बोलते हैं कि इलेक्ट्रा? तो बोलते हैं कि हाँ वही इलेक्ट्रा जो कि डेयरडेविल की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है, किंग पिंग की एक्स राइट हैंड रह चुकी है, और वो जो द हैंड नाम की ऑर्गेनाइजेशन है उसको कंट्रोल कर रही थी, जो कि जापानीज अंडरवर्ल्ड माना जाता है इतने टाइम से। तो रीड टीचर बोलते हैं कि इलेक्ट्रा वो स्क्रल थी, और कितने वक्त से? तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो रीड टीचर बोलते हैं कि ये बताओ कि असली इलेक्ट्रा कहाँ है। तो आयरन मैन बोलता है कि हो सकता है मर गई हो या कहीं चले गई हो, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरी बात पे यकीन करो, मैंने पूरे के पूरे शील्ड को जो है लगा दिया था इलेक्ट्रा को ढूंढने पे, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। मैं इस चीज़ को तुम्हारे पास इसीलिए आज लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग एक वॉर पे हैं। तो नेमोर बोलता है कि वॉर? और आयरन बोलता है कि हाँ, और मुझे लगता है कि इस वॉर के अंदर हमारा फॉल्ट है। तो नेमोर बोलता है कि हम वॉर के ऊपर हैं और ये वॉर जो हमारी वजह से हुई है। मतलब कैसे, क्या तुम कुछ बताना पसंद करोगे? तो आयरन मैन बोलता है कि तुम्हें पता है कि हमने क्या किया था। तो रीड टीचर बोलता है कि नहीं। आयरन बोलता है कि हाँ हम उनके होम वर्ल्ड के अंदर घुसे थे, हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसके बाद से ये सब चीज़ें शुरू हुई हैं। तो नेमोर बोलता है कि नहीं हमने स्टार्ट नहीं करा, उन लोगों ने स्टार्ट करा था, हम सिर्फ उनको वार्निंग देने गए थे। तो आयरन मैन अपना सर पकड़ लेता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि देखो आयरन मैन का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें हमारी वजह से हो रही हैं, क्योंकि उन लोगों ने हमें पकड़ा था, उन्होंने हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था, वो हमारी कमज़ोरियाँ जान चुके हैं। और वो बताना ये चाह रहा है कि बेसिकली जेसिका ड्रू ने भी इसको ये बात बता दी होगी कि ये जो इलेक्ट्रा स्क्रल थी ये अनडिटेक्टेबल थी। मतलब वुल्वरीन का जो म्यूटेंट पावर्स हैं, जो कि हर चीज़ को सूंघ के सेंस कर लेते हैं, वो नहीं पता कर पाए। मेरा मैजिक, स्पाइडरमैन का स्पाइडी सेंस, वो भी इसको नहीं डिटेक्ट कर पाया। तो रीड टीचर बोलते हैं कि वेल ये तो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है। अगर ऐसा है कि इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, फिर तो हमें इसको खोल के देखना पड़ेगा इसके अंदर, और फिर हमें पूरी एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। तो आयरन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें इसको डिटेक्ट करने का कोई ना कोई तरीका तो निकालना होगा ही। तो नेमोर बोलता है कि तुम लोगों का क्या मतलब है, क्या तुम लोग पागल हो चुके हो? मतलब एक स्क्रल जो कि हमारी दुनिया में एक औरत बन के घूम रहा था वो हमें मिल गया, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग वॉर पे हैं। तो आयरन मैन बोलता है कि बिल्कुल इसका यही मतलब है। तो नेमोर बोलता है कि तुम पागल हो गए आयरन मैन। तो आयरन मैन गुस्से से बोलता है कि एक स्क्रल है जिसको हमने ढूंढा है, मतलब हमने ही सिर्फ एक स्क्रल ढूंढा है, हमें ये नहीं पता कि इस वक्त कितने स्क्रल मौजूद हैं और कौन कौन स्क्रल है। हम सिर्फ जो है इस वक्त वर्स्ट को अस्यूम कर सकते हैं और हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तो आयरन मैन बोलता है कि देखो थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो, मैं इतने टाइम से यही सोच रहा हूँ कि देखो इन पिछले कुछ सालों में हमारे साथ क्या क्या हुआ है। सबसे पहले एवेंजर्स को बर्बाद कर दिया गया, यहाँ पे बात हो रही है एवेंजर डिसअसेंबल्ड के इवेंट की। उसके बाद हमें जो है आपस में लड़वा दिया गया, ये बात हो रही है सिविल वॉर के इवेंट की। फिर म्यूटेंट्स गायब हो गए, ये बात हो रही है हाउस ऑफ एम की। फिर एटलांटिस जो कि अभी नेमोर बता रहा था कि उसके होम वर्ल्ड के ऊपर अटैक हो चुका है। उसके बाद फिर आयरन मैन बोलता है कि निक फ्यूरी, उनको भी रास्ते से हटा दिया गया। तो ये निक फ्यूरी की जो बात है ये आपको याद होगा सीक्रेट वॉर का जो इवेंट हुआ था, जिसके बाद से निक फ्यूरी गद्दार हो गए थे अमेरिका के लिए और वो छुपते फिर रहे हैं। और आयरन मैन बोलता है कि उसके बाद कैप्टन अमेरिका मर गए। क्या तुम इन सब चीज़ों को सोच रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा मेगा प्लान था जो कि कोई बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसने पहले हमें तोड़ा, म्यूटेंट्स को ख़त्म करा, फिर हमें आपस में लड़वाया, फिर कैप्टन अमेरिका की मौत हो गई, निक फ्यूरी गायब हो गई, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं।
और क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोगों के साथ खेलने की कोशिश की गई है, हमें हमारे अंदर से मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है? तो चार्ल्स एक्जेवियर बोलते कि हाँ तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है कि ये सारी चीज़ें, और ख़ासकर ये एक चीज़। आयरन बोलता कि हाँ कि कैप्टन अमेरिका की मौत हो गई है। तो चार्ल्स एक्जेवियर बोलते कि बिल्कुल, और साथ ही साथ इस स्क्रल की भी मौत हो गई है। और आयरन मैन बोलता है देखो हर चीज़ अपसेट डाउन है, हमारे जो कुछ सालों से हालात चल रहे हैं वो बिल्कुल डाउन नहीं डाउन होते जा रहे हैं, और ये चीज़ ही मुझे लग रहा है इस सब की है, इस सब की वजह से, यानी स्क्रल्स की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वो हमारे अंदर घुसे हुए हैं, इसीलिए हमें लड़वा रहे हैं। तो रेड टीचर बोलते हैं कि ठीक है तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, हम इसको डाइसेक्ट करेंगे, खोल के देखेंगे मॉलिक्यूलर लेवल पे, और इसको डिटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई चीज़ ज़रूर बना लेंगे। अभी जो हमें मिला है उसके तहत हमें जो है जल्द से जल्द अपने प्लान्स को बनाना चाहिए। हमें जो है वर्स्ट के लिए प्लान करना पड़ेगा, हमें जो ये प्लान करना पड़ेगा कि हम उनको किस तरह से हंट करें और किस तरह से उनको रोकें। और अगर इन सब के बीच में अगर हमें कोई जंग ना मिले तो वो हमारे लिए एक सरप्राइज़ होगा, लेकिन हमें इसके लिए पूरी तैयारी करके रखनी होगी, और वो भी जल्द से जल्द। लेकिन वहाँ पे रीड रिचर्ड अपनी बात कंप्लीट कर ही रहे होते हैं कि अचानक ब्लैक बोल्ट बोलता है कि एक्चुअली मेरे पास एक बेटर आइडिया है, क्यों ना मैं इस बॉडी को ले जाऊँ ताकि तुम्हारे लोग मर जाएं और हमारे लोग जी सकें। और हम देखते हैं कि बेसिकली ब्लैक बोल्ट की आवाज़ से इस वक्त यहाँ पे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुई होती है, लेकिन तभी आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, रीड रिचर्ड, नेमोर, चार्ल्स एक्जेवियर सब हैरत में रह जाते हैं। और आयरन मैन का आर्मर डिटेक्ट करता है कि एक मैसिव एनर्जी का फ्लक्स डिटेक्ट किया जा रहा है, और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ज़ोरदार और बड़ा धमाका होता है, जिससे हम देखते हैं कि इल्यूमिनाटी के सारे मेंबर्स इधर से उधर उड़कर जाते हैं और सबकी हालत बहुत बुरी हो गई होती है। तो वहीं पे एक आवाज़ आती है कि तुम सिर्फ एक बारे में ठीक थे, और वो ये था कि तुम्हारी दुनिया तुमसे छीन ली गई है, क्योंकि जिस तरह के हमारी किताबों के अंदर ये पहले से लिखा गया था ये दुनिया हमारी ही होगी। और हम बेसिकली देखते हैं कि जो ब्लैक बोल्ट यानी इल्यूमिनाटी का मेंबर होता है वो बेसिकली एक सुपर स्क्रल होता है, वो ब्लैक बोल्ट होता ही नहीं है। और ये देख के पूरी इल्यूमिनाटी के मेंबर्स पागल हो चुके होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। और वहीं पर नेमोर आता है गुस्से में बोलते हुए इंपीरियल रेक्स, लेकिन वहीं पे वो जो स्क्रल होता है उसके पास ब्लैक बोल्ट की पावर भी होती है, और वो चिल्लाता है और नेमोर दूर उड़ के जाता है। और आयरन मैन जैसे ही अपने रिपल्सर से उसे मारने की कोशिश करता है तो उसके पास रीड रिचर्ड की पावर भी होती है, और वो फुल फ्लेक्सिबल हो गया होता है। और आयरन मैन बोलता है कि ये मेरे टारगेटिंग सिस्टम से ज़्यादा तेज़ भाग रहा है, डॉक्टर क्या आप इसको रीड कर सकते हैं? तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि हाँ मैं एक कंटेनमेंट स्पेल पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वहीं पे वो जो है रीड रिचर्ड की तरह फ्लेक्सिबल हो गया होता है और आयरन मैन पर अटैक कर रहा होता है। तो आयरन मैन बोलता है कि डॉक्टर प्लीज़ ज़रा जल्दी करिए, क्योंकि उसकी आर्मर की जो फील्ड होती है वो सिर्फ 11% पे होती है। और वहीं पे चार्ल्स एक्जेवियर उसका दिमाग पढ़ रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुम एक मॉन्स्टर हो, लेकिन उसका दिमाग चार्ल्स एक्जेवियर पढ़ नहीं पा रहे होते, और वो बोलता है कि मॉन्स्टर मैं तो तुम हूँ और तुमसे बढ़कर हूँ। मतलब इसके अंदर चार्ल्स एक्जेवियर की भी पावर है, इसी वजह से चार्ल्स एक्जेवियर उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। और वहीं पे पीछे से रीड रिचर्ड आते हैं और बोलते हैं कि इसको वो स्क्रल बॉडी चाहिए, तुम उस बॉडी को उठाओ यहाँ से और निकलने की कुछ भी तरह से कोशिश करो। लेकिन वो स्क्रल रीड रिचर्ड को पकड़ता है और पूरा अपने हाथों से खींच रहा होता है और बोलता है कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो। लेकिन वहीं पे डॉक्टर स्ट्रेंज अगले पल स्पेल पढ़ते हैं और अचानक रेड कलर के बड़े बड़े बैंड्स आते हैं जो उसको कंटेन कर लेते हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि मैंने इस बीस्ट को कंटेन कर लिया है, लेकिन वो बोलता है कि नहीं तुम मुझे कंटेन नहीं कर सकते हो। और वो ज़ोरदार पावर अपनी यूज़ करता है जिसके ज़रिए उनके बैंड्स टूट जाते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ से गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी एस्ट्रल फॉर्म के अंदर ही मौजूद होते हैं। लेकिन पीछे से नेमोर आता है और उसका गला पकड़ते हुए बोलता है कि अब तुम मरोगे स्क्रल कुत्ते। और वो जैसे ही नेमोर उसकी गर्दन तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है तो वो जो है फ्लेक्सिबल हो जाता है। तुम जो एक शेप शिफ्टर की गर्दन नहीं तोड़ सकते हो। लेकिन नेमोर उसको वहीं पे धक्का देता है और पीछे एक शार्प चीज़ होती है जिसके अंदर वो घुस जाता है। और नेमोर बोलता है कि हाँ मुझे पता है और मैं तो सिर्फ तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। तो आयरन मैन बोलता है कि तुमने इसको मार डाला। और वहीं पे हम देखते हैं कि सब लोग अपनी बहुत बुरी हालत में खड़े होते हैं और रीड टीचर बोलते हैं कि डियर लॉर्ड ये आखिरकार हो क्या रहा है। नेमोर बोलता है कि हाँ मैंने उसको मार डाला क्योंकि वो हमें मारने की कोशिश कर रहा था। आयरन मैन बोलता है कि मैं उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो नेमोर बोलता है कि तुमने खुद ही कहा था ना कि हम एक वॉर के ऊपर हैं, तो वॉर के अंदर ऐसा ही होता है। तो आयरन मैन बोलता है कि हाँ, और वो हमारा एक प्रिजनर ऑफ वॉर बन सकता था जिसके जरिए हम बहुत पोटेंशियल चीज़ों को इन्फॉर्मेशन ले सकते थे। और वहीं पे डॉक्टर स्ट्रेंज वापसी आते हैं अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर और बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना, जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ पे वापसी आया हूँ। मैं जो हूँ इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था, मेरी पावर्स जो थी वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी इस तरह की किसी चीज़ को फेस करने के लिए। तो रीड टीचर बोलते हैं कि नेमोर बिल्कुल ठीक कह रहा है कि हमारे पास कोई तरीका नहीं था कि हम उस चीज़ को कंटेन कर सकते थे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब वहीं पे आयरन मैन का जो है आर्मर डिटेक्ट करता है कि और एलियन लाइफ फॉर्म्स को डिटेक्ट किया जा रहा है। और आयरन बोलता है कि ओ नो गाइस। और हम बेसिकली देखते हैं कि वहाँ पे बेसिकली उन लोग के ऊपर एक पूरी सुपर स्क्रल्स की एक आर्मी आ गई होती है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये स्क्रल्स जो हैं ये खास किस्म के स्क्रल्स हैं। इनके पास एवेंजर्स, एक्समैन सबकी पावर्स मिक्स हैं, क्योंकि इल्यूमिनाटी के मेंबर्स पे जो उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करे थे उन लोगों ने उनसे इनकी पावर्स कॉपी करना सीख ली हैं और अपने स्क्रल्स के अंदर डालना शुरू कर दिए हैं।
और आयरन मैन बोलता है कि हम अकेले नहीं हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि चारों तरफ से ज़बरदस्त किस्म के स्क्रल्स आते हैं, जिसमें से किसी के पास क्लॉसस जैसी पावर्स होती हैं, एक के पास थॉर जैसा हैमर भी होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर रहा होता है। और आयरन मैन वहीं पे बोलता है कि शील्ड्स अप, हमें जो है इसको किसी भी तरीके से रोकना होगा। और आयरन मैन बोलता है कि चार्ल्स तुम मेरी थॉट्स को पढ़ो और तुमको सुनने की कोशिश करो, क्योंकि बेसिकली हम देखते हैं कि आयरन मैन जो है बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट से कनेक्ट हुआ होता है और वो उसकी पावर को यहाँ पे ला रहा होता है ताकि वो इन स्क्रल से निमट सकें, वरना इस तरह वो इन स्क्रल से कभी भी नहीं निमट पाएंगे। और आयरन मैन बोलता है कि आयरन मैन अपने दिमाग के जरिए चार्ल्स को बोलता है कि स्ट्रेंज को रेडी करके रखो, जैसे ही मैं तुम्हें बोलूँ तुम चारों को उसको यहाँ से टेलीपोर्ट करके ले जाना होगा। तो चार्ल्स एक्सेवियर बोलता है कि तुम्हारा क्या, तुम क्या करने वाले हो? आयरन मैन बोलता है कि बस मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो, मेरी बारी में चिंता करना छोड़ दो। वहीं पर आयरन मैन जो है उन स्क्रल से अकेला लड़ रहा होता है और वो टारगेट बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी एनर्जी फील्ड्स अब सिर्फ 2% पे रह गई होती हैं। और वहीं पे आयरन मैन जो है अपने यानी आर्क रिएक्टर जो होता है उसको न्यूक्लियर पावर से कनेक्टेड करता है और अपने पावर को जो है मैक्सिमम पे ले जाता है। और आयरन मैन बोलता है कि अभी तुम लोग को यहाँ से निकलना होगा। और इस तरह आयरन मैन बोलता है कि बस तुम लोग कुछ भी करो और यहाँ से निकलो। और इस तरह हम देखते हैं कि जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज जो है उन चारों को वहाँ से टेलीपोर्ट करके ले जाते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ज़ोरदार धमाका होता है और हम देखते हैं कि इस तरह वो लोग दोबारा यहाँ पे टेलीपोर्ट होकर आते हैं और वहाँ पे बिल्कुल एक खंडर बन गया होता है, जैसे वहाँ पे कोई बहुत बड़ी जंग हुई हो। और रेड टी-शर्ट वगैरह सब टोनी को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन टोनी उस बॉडी के साथ बैठा हुआ होता है और बोलता है कि उनको ये नहीं पता था कि मैं ये भी कर सकता हूँ। तो रेड टी-शर्ट बोलते हैं कि ये बात मुझे भी नहीं पता थी कि तुम ऐसा कुछ कर सकते हो कि अपने आप को एक न्यूक्लियर प्लांट से कनेक्ट करके उसकी एनर्जी यहाँ पे इस्तेमाल कर सको। आयरन मैन बोलता है कि हाँ, लेकिन अब ये बात उनको पता चल चुकी है और ये अब दोबारा काम नहीं आने वाली। तो नेमोर बोलता है कि यहाँ पे और भी हैं जो इस तरह के आ रहे हैं हमारी तरफ। आयरन बोलता है कि नहीं, अभी तो कोई नहीं आ रहा। तो रेड टी-शर्ट बोलते हैं कि तुमने आखिरकार ये किया कैसे था? लेकिन चार्ल्स एक्सेवियर बोलते हैं कि मैं जो हूँ उसकी थॉट्स को रीड नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैंने जो भी इसको पढ़ने की कोशिश करी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ब्लैक बोल्ट को ही पढ़ रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो कोई और है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ब्लैक बोल्ट की थॉट्स को जो है उसके दिमाग के अंदर बनाया हुआ है, जिस तरह हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आयरन मैन बोलता है कि देखो, आज का इन लोगों का जो प्लान था वो ये था कि वो हमें असैसिनेट कर दें, क्योंकि उनकी नज़र में हम ही सबसे बड़ा खतरा है, इल्यूमिनाटी सबसे बड़ा खतरा थी, इसलिए उन्होंने हमारे एक मेंबर को अपना मेंबर बना दिया था। तो रेड टी-शर्ट बोलता है कि लेकिन असली सवाल ये है कि असली ब्लैक बोल्ट आखिरकार है कहाँ? और डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि हाँ, और साथ में उससे बड़ा सवाल ये है कि कितने टाइम से ब्लैक बोल्ट के रूप में वो जो था स्क्रल घूम रहा था और ब्लैक बोल्ट कितने टाइम से गायब है। आयरन मैन बोलता है कि हो सकता है कि जिस दिन हम उनसे पहली बार मिले हों उसी दिन से वो ब्लैक बोल्ट ना हो, बल्कि वो उन्हीं का बंदा हो। तो रेड टी-शर्ट बोलता है कि नहीं, उनका प्लान वैसे जो था हमें असैसिनेट करने का नहीं था, वरना वो यहाँ पे पूरी सुपर स्क्रल्स की एक आर्मी भेज सकते थे और वो किसी भी कीमत पे हमें मारते। बल्कि मुझे लगता है कि उनका प्लान ये था कि वो हमें आपस में लड़वा दें ताकि हम लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट न कर सकें। आयरन मैन बोलता है कि क्या हुआ अगर उन लोग ने हम में से भी किसी एक को स्क्रल बनाया हुआ हो और हम अब किसी एक के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं? व्हाट द हेल, आखिरकार ये हो क्या रहा है? तो रेड टी-शर्ट बोलता है कि हाँ, मे भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ये सब कुछ इतना अलग क्यों हो रहा है? हम उनको अपने आप से डिफ्रेंशिएट क्यों नहीं कर पा रहे? हम क्यों नहीं पता कर पा रहे हैं कि वो स्क्रल्स हैं? तो चार्ल्स एक्सेवियर बोलता है कि हम ही क्यों, वो हम लोगों को अकेला क्यों करना चाहते हैं? तो आयरन बोलता है कि बिकॉज जिस तरह के मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि जब हम पहली बार गैदर हुए थे हम लोग सिर्फ इसीलिए हुए थे क्योंकि हम इस वर्ल्ड के सबसे ज़बरदस्त प्रोटेक्टर्स हैं, हम ही जो हैं इस दुनिया के किंग हैं, हम ही जो हैं इस दुनिया के लीडर्स हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते कि मुझे लगता है कि इतने सालों पहले जब उन्होंने हमें कैप्चर किया था तो उन्होंने हमसे वो चीज़ हासिल कर ली थी जो चीज़ की इनको ज़रूरत थी हम पे दोबारा स्ट्राइक करने के लिए। तो रेड टी-शर्ट बोलते कि वेल, हमें भी वो चीज़ें गैदर करना शुरू कर देनी चाहिए जिनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। आयरन मैन बोलता कि हाँ, हमारे पास मुश्किल से सिर्फ एक दिन होगा, हम लोग जो हैं वॉर पे हैं और मुझे लगता है कि वो वॉर शुरू होने से पहले हम लोग हार चुके हैं। लेकिन नेमोर बोलता है कि मैं तुम लोगों में से किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ और वो वहाँ से उड़ता हुआ चले जाता है। तो रेड टी-शर्ट बोलते हैं कि वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, अब हम लोग एक दूसरे के साथ मजाक भी नहीं कर सकते हैं और ना ही अपनी इस तरह की कन्वर्सेशंस को कंटिन्यू रख सकते हैं। हम अब भरोसा करें तो किस पे करें? और इस तरह हम देखते हैं कि सब वहाँ पे एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता रेड टी-शर्ट, चार्ल्स एक्सेवियर, डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन सब अपने अपने रास्ते अलग हो जाते हैं। सो गाइज, यहाँ पे इस दी एंड के साथ हमारे पास एक नया बिगनिंग शुरू होने वाली है और वो बिगनिंग जो है वो सीक्रेट इन्वेजन की है और इसके बाद हम सीधा सीक्रेट इन्वेजन के टॉपिक्स में जाएंगे और वहाँ से बहुत ज़बरदस्त कॉमिक्स जो हैं शुरू होने वाले हैं। हमें पता चल चुका है कि इल्यूमिनाटी के मेंबर्स को ये बात पता चल गई है कि अर्थ के ऊपर स्क्रल्स आ चुके हैं, तो अब हमें देखना है कि वो लोग किस तरह से इसके लिए प्रिपेयर होते हैं और सीक्रेट इन्वेजन की जो स्टोरीज हैं उसके अंदर क्या होता है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि वैसे तो सीक्रेट इन्वेजन के जो कॉमिक्स हैं वो टोटल 8 कॉमिक्स हैं, लेकिन मैं इस बार जो सीक्रेट इन्वेजन के टॉपिक के टाई इन्स को भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मतलब ये है कि मैं उसमें आपके साथ फैंटास्टिक फोर, इनह्यूमन्स, एक्समैन और न्यू एवेंजर्स की जो सीरीज उसके अंदर टाई इन कर रही है उनको भी शेयर करूँगा, जबकि इससे पहले के जो दूसरे इवेंट्स थे सिविल वॉर वगैरह के उसके अंदर मैंने किसी की टाई इन शेयर नहीं करी थी।
लेकिन सीक्रेट इन्वेजन की टाइम शेयर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन सारी सीरीज़ को आप पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं और जब मैं आपको उनके साथ शेयर करूँगा तो वो आपको बिल्कुल समझ में आएंगे। इसी के साथ बीच में थॉर की भी सीक्रेट इन्वेजन की टाइम्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो बेसिकली सीक्रेट इन्वेजन का जो इवेंट है वो हमारे चैनल पे एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। मतलब हो सकता है कि ये सीक्रेट इन्वेजन का टॉपिक हमारे चैनल पे 1-2 महीने लगातार चलता रहे और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके वीडियोस अपलोड करूँ और डेली अपलोड करूँ या फिर दिन में 1 से 2 वीडियोस भी अपलोड करूँ, क्योंकि बेसिकली अब मैं टाइम्स भी शेयर कर रहा हूँ तो हमारा ये इवेंट बहुत बड़ा हो जाएगा। हो सकता है कि टोटल 50 से 60 कॉमिक्स हों, इसमें साथ साथ इनक्रेडिबल हरकुलिस की जो कॉमिक्स हैं वो भी टाई इन कर रहे होंगे, थॉर के जो कॉमिक्स हैं वो भी टाई इन कर रहे होंगे, एक्समैन की मिनी सीरीज़ होगी, इनह्यूमन की मिनी सीरीज़ होगी और फैंटास्टिक फोर की मिनी सीरीज़ भी होगी। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है हमारे चैनल के ऊपर। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि गाइस, जिन लोगों ने सीक्रेट इन्वेजन देख ली है वो प्लीज़ इस स्टोरी को स्पॉइल नहीं कीजिएगा कमेंट्स में, और जिन्होंने नहीं देखी है तो वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताइए कि हमारे चैनल पे सीक्रेट इन्वेजन का टॉपिक आने वाला है और ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है मेरे चैनल के ऊपर। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि इस इवेंट के अंदर आप लोग मेरा पूरा साथ देंगे, मेरी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे। सो गाइस, दिस इज़ पीट टाइगर, टिल देन थैंक यू सो मच।